माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, जो कि 11th क्लास का 9th लेसन है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर किया था। आज हम करेंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। तो देखिए, ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर का डायग्राम है। हमारी अर्थ गोल है, तो हमारी अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, वो प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तो ये हमारे इसके चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो पूरे वायुमंडल को ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे कि ये तीरों की सहायता से, प्रवाह चित्र की सहायता से दिखाया गया है कि ये वायुमंडल को चारों तरफ से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करके रखता है, खींच कर रखता है, जिसकी वजह से हमारी वायुमंडल जो है इसके साथ एक लिफाफे की तरह गोल अवस्था में चिपकी हुई है। जबकि हमने पहले भी आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि हमने जो डायग्राम है वो हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज ही बनाते हैं समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में चारों तरफ से वायुमंडल हमारे पृथ्वी के साथ ऐसे ही गोल अवस्था में चिपकी हुई है, जैसे कि ये इस चित्र में दिखाया गया है। तो आगे हम करते हैं कि यह जनरल इंट्रोडक्शन कि जो वायुमंडल है उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं। तो यदि हम इसकी सामान्य विशेषताओं की बात करते हैं तो एयर इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव जंतु है इस पृथ्वी का, कोई भी क्रिएचर है, तो किसी भी क्रिएचर के लिए जो है वायु की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वायुमंडल में पाई जाती है। तो हम खाने के बिना रह सकते हैं 2 दिन 4 दिन, लेकिन वायु के बिना हम कुछ मिनटों से भी ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते। तो वायु जो है कलरलेस है, रंगहीन है, ऑडरलेस मतलब गंधहीन, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस यह स्वादहीन होती है। जब यह बहती है, ब्लो मीन्स बहना, जब यह बहती है तब हमें यह महसूस होती है। और इसका 90% एटमॉस्फेयर का 90%, एयर का 90% जो पार्ट है वो 32 किलोमीटर तक ही सीमित है, 32 किलोमीटर तक। आगे ये जो है ये वायुमंडल का संगठन, उसकी टेबल इसमें बना रखी है कि नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन। तो आगे अब हम जो है कि प्रत्येक जो गैस है, चाहे नाइट्रोजन है, इसकी विशेषताएं करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है। तो वायुमंडल के संगठन में सबसे पहले हमारे पास आती है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है। यह 78.08% वायुमंडल का कवर करती है और 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह कलरलेस है, ऑडरलेस है और टेस्टलेस है। तो ये जो है, जो वस्तुएं जलती है तो वस्तुओं को अनियंत्रित रूप से जलने से रोकती है। यदि ये गैस न हो तो वस्तुएं जब जलती हैं तो अनियंत्रित रूप से जलने लगेंगी, तो आग पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यह पेड़ पौधों का, प्लांट्स का जो है प्रमुख भोजन होता है। नाइट्रोजन के रूप में यह मिट्टी में अवेलेबल होती है और पेड़ पौधों को यह प्रोटीन अवेलेबल कराती है, और यह 128 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। आगे हमारी ऑक्सीजन गैस है। जैसे कि हमें पता है कि यह लाइफ गिवर है, जीवनदायिनी गैस है। यह वायुमंडल में 20.95% पाई जाती है और 64 किलोमीटर तक ये गैस पाई जाती है, कंबस्टिबल है। और 16 किलोमीटर तक
मेन कंसंट्रेशन इसका, यानी कि प्रमुख रूप से जो ऑक्सीजन गैस है वो इसका मेन कंसंट्रेशन 16 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। उसके बाद यह नेग्लिजिबल हो जाती है। 120 किलोमीटर तक बिल्कुल यह नेग्लिजिबल अवस्था में पाई जाती है, अर्थात नाम मात्र की अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद हमारी गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह सबसे भारी गैस है और वायुमंडल में यह 0.03% होती है। तो सबसे भारी गैस है, इसलिए सबसे नीचे वाली परतों में पाई जाती है और इसकी जो है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ये पाई जाती है। तो वेजिटेशन के लिए जीवनदायिनी गैस है। पेड़ पौधे वनस्पति जगत जो है इस पर निर्भर है। जैसे कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन से अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं और जिसकी वजह से, पेड़ पौधों की वजह से हमारा इस पृथ्वी पर जो जीवन या आजीवन का अस्तित्व संभव है। तो ये गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं यह उनको आने से नहीं रोकती, उनके लिए यह ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, पृथ्वी के द्वारा जो ऊर्जा छोड़ी जाती है उसको ये रोक लेती है। तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इस पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। इससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित भी होता है और यदि यह आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह जीवन के लिए खतरे का सूचक भी हो जाती है, क्योंकि इससे यदि ऐसे ही बढ़ती रही, हमने यदि जैसे कि 20वीं शताब्दी की बात करें तो स्पीड से बढ़ती है पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, यदि इसको कंट्रोल नहीं किया तो यह हमारे जीवन पर प्रश्न चिन्ह भी लगा देती है। क्योंकि पृथ्वी पर प्रलय, यदि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रलय आने की संभावना हो जाती है। उसके बाद हमारी अगली गैस आती है हाइड्रोजन। तो काफ़ी ये लाइट गैस होती है और 1100 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। इसकी मात्रा होती है 0.01%। उसके बाद ओजोन गैस। तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का ही एक वैरायटी है। इसका फार्मूला O3 होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का O2 है, इसका O3 होता है। तो जो है जब लघु तरंगों के रूप में सूर्य से किरणें आती हैं तो उनमें अल्ट्रा वायलेट किरणें भी होती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट या पैरामैग्नी किरणों को यह पृथ्वी पर आने से रोकती है। जैसे कि हमने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको यह रोकती है। 20 से 25 किलोमीटर तक यह पाई जाती है। तो ये इसकी मात्रा जो है अलग अलग स्थानों पर क्षेत्र के अनुसार पाई जाती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। पर्यावरण प्रदूषण जितना ज़्यादा होता है तो इसकी प्रेजेंस पर उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो जो है उसके बाद हमारे ओजोन के बाद आते हैं वाटर वेपर, जलवाष्प। तो जो जलवाष्प हैं, जैसे कि हमने पहले भी वायुमंडल की संरचना में पढ़ा था कि जलवाष्पों का बहुत महत्व है, क्योंकि सौरमंडल में वायुमंडल की संबंधित सभी गतिविधियां यहीं पर होती हैं। तो वाटर वेपर जो है वायुमंडल में 2% मात्रा में रहते हैं, लेकिन ये 4 कहीं पर ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर 4% से लेकर 1% तक ये वेराई करते हैं। यदि वार्म एयर है तो 4%, यदि ड्राई है तो 1%। तो जैसे कि हमें पता अल्टीट्यूड के अनुसार ये कम होते जाते हैं। तो 2000 मीटर की हाइट पर ये 50% रह जाते हैं। नियरली 90% कंटेंट इट लाइज बिलो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से नीचे 90% वाटर वेपर पाए जाते हैं। इनके बिना मौसम की जो गतिविधियां हैं
वो संभव नहीं है, जैसे कि हमने सौर मंडल की विशेषताएं करते हुए भी पढ़ा था। तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स में सी साल्ट्स समुद्री नमक के कण होते हैं, फाइन सॉइल बहुत ही महीन मिट्टी होती है, स्मोक शूट्स जो है धुएं के कण होते हैं, राख होती है, और जो फूल वगैरह होते हैं उनके कण होते हैं, डस्ट होती है, और मीटियोर्स जो उल्कापिंड आकाश में से आते हैं तो जो है वो भी उनके कण भी डस्ट पार्टिकल्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनका मौसम संबंधी घटनाओं के लिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वाटर वेपर के लिए ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई का कार्य करते हैं, यानी कि जो जल वाष्प होते हैं वो इनके साथ चिपक कर आर्द्रता ग्रहण करते हैं और बादलों का निर्माण होता है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं, चाहे बिजली चमकना, बादल की गड़गड़ाहट होना, बारिश होना, ओले गिरना, ये सभी वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से संभव हैं। तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करते हैं डस्ट पार्टिकल्स, जैसे कि सुबह जब सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने से पहले आकाश में जहाँ सूर्य निकलता है हमें बहुत ही ऑरेंज कलर का बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जिसे हम डान कहते हैं, हिंदी में से बोलते हैं पौ फटना। और जब शाम के समय सूर्य अस्त होता है तो उस समय भी बहुत ही ऑरेंज कलर की लुभावने वाली जो है दृश्यावली प्रस्तुत होती है, जिसको हम डस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डस्क। तो ऐसे ही जो आकाश है हमें नीला दिखाई देता है, ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से दिखाई देता है। इसको रेले स्कैटरिंग बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की जो लघु तरंगें हैं वो बहुत तीव्र गति से आती हैं, जब डस्ट पार्टिकल्स से टकराती हैं तो इनसे नीला प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इन डस्ट पार्टिकल्स से नीला प्रकाश उत्पन्न होने की वजह से ही ये आकाश जो है नीला दिखाई देता है। अदरवाइज यदि हम स्पेस में ऊपर जाते हैं तो आगे सारा ब्लैक आउट होता है, ब्लैक ही ब्लैक नज़र आता है। तो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो अवश्य सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों को करवाएं, लाइक करें, और आगे भी आपको वैल्यूएबल वीडियो की नोटिस मिलता रहेगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन सी वीडियो अपलोड हुई आपको पता नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।